नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के बाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास के अंदर हम करेंगे भारत की संचित निधि। मतलब भारत की संचित निधि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आती है। तो चलो बात कर लेते हैं इसके क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत की संचित निधि। संचित निधि क्या होती है संचित निधि, इसको पूरी डिटेल से हमें जानेंगे। भारत की संचित निधि संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित की गई है, तो 266 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। किसके अंतर्गत रहेगी? 266 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो होगी 266 अनुच्छेद। हमें याद रखना है कि भारत की संचित निधि संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित की गई है, तो हम टिक करेंगे 266 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की संचित निधि क्या होती है। मतलब इसका मेन वर्डिंग का जो मीनिंग है वो क्या निकल के आता है कि भारत की संचित निधि वो होती है कि भारत सरकार की जो आय है, मतलब राजस्व जो हमें प्राप्ति होती है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? भारत की संचित निधि के अंतर्गत आती है। जैसे भारत सरकार को प्राप्त राजस्व, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक तो हो गया आयकर, निगम कर और उत्पादन शुल्क। मतलब कंपनियां जो भी माल बनाती है, जो उत्पादन करती है, उसके ऊपर जो कर लगता है वो भी किसके खाते में जाता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है, टैक्स वगैरह। और अगर हमने ऋण ले रखा है तो वो भी हमारे पास है आएगा, क्योंकि वो ले तो रखा है लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे पास पैसे ही आ रहे हैं, तो वो भी। और आंतरिक और बाह्य ऋण है वो भी इसके अंतर्गत ही आएंगे। या भाई हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा सरकार ने और वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी किसके अंतर्गत आएगा? भारत सरकार की संचित निधि के अंतर्गत आता है। वैसे एक नॉर्मल वे के अंदर मैं आपको समझा दूं, अगर आपको याद करना है। जैसे ये तो होगी सेंटर की सरकार की बात हुई, भारत सरकार की संचित निधि की हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के अंदर टैक्स वगैरह मैंने जो भी बताया है फिलहाल वहीं वहीं से पैसा आता है। उसी तरह से एक आदमी के लिए इनकम क्या होती है? अगर वो उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर दे तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। या उसने कोई कंपनी खोल ली तो वहां पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे होता है, जैसे हमने कोई ऋण ले लिया, तो ऋण लिया है हमने, लोन वगैरह लिया है, तो पहले तो हमारे पास पैसे आएंगे, फिर भरना पड़ेगा उसको। उसी तरह से ऋण भी इसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों ही आएंगे संचित निधि के अंतर्गत। और जो टैक्स वगैरह होते हैं वो सरकार के ही होते हैं, जो सेंटर वाले हैं उनकी हमें बात कर लेते हैं। तो ये होती है भारतीय की संचित निधि की भारत सरकार को राजस्व प्राप्त है। तो एक चित्र के माध्यम से मैं बता दूं, ये एक घड़ा है, इसके अंतर्गत मतलब जितना भी पैसा है, ट्रेजरी बिल का भी आएगा, ऋण वगैरह का, उन सब का क्या होगा? एक तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? आयकर। आयकर मतलब इनकम टैक्स भारत सरकार के पास जाते हैं। जैसे लोगों की ज्यादा बड़ी बड़ी कमाई होती है, उनके द्वारा टैक्स भरा जाता है, आपको भी पता होगा। तो वो किसके अंतर्गत जाता है? बाद में वो पूंजी जाती है भारत की संचित निधि के अंतर्गत। और होता है निगम कर। निगम कर जैसे होता है शहरों के अंदर है, जो मकान वगैरह पे लगते हैं हर जगह, मतलब निगम कर के अंतर्गत आता है। वो सभी टैक्स है इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल भी इसके अंतर्गत आता है। ट्रेजरी बिल आपको नहीं पता हो तो नहीं, कॉमर्स के अंतर्गत होता है ज्यादातर इसके बारे में, ट्रेजरी बिल। और क्या पढ़ाया था मैंने? लोन, लोन्स, आंतरिक आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य ऋण दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत ही आते हैं। अगर हमने कोई पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट हमें प्राप्त होता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? भारत की संचित निधि के अंतर्गत आता है। और होता है उत्पादन शुल्क। उत्पादन
शुल्क किसके अंतर्गत आता है? ये भी इसके अंतर्गत ही जमा होता है। किसके अंतर्गत? भारत की संचित निधि के अंतर्गत ही जमा होता है उत्पादन शुल्क। और क्या है? उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क भी किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत ही आते हैं। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क। ये तो होगी भारत की राजस्व प्राप्तियां, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? भारत की संचित निधि। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि भारत सरकार को जो प्राप्त होने होती है राजस्व प्राप्ति, उसके अंतर्गत आय, निगम कर, ट्रेजरी बिल, लोन, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है, वो सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की जो हमें प्राप्ति होती है, वो सारी किसी के अंतर्गत जाती है? भारत की संचित निधि के अंतर्गत जाती है। और उसी को ही क्या बोला जाता है? भारत की संचित निधि बोला जाता है। ये तो होगी भारत की संचित निधि। अब हम इसके अंदर से सरकार कैसे खर्च करती है और किसको हक होता है इसके अंदर से जो ये पैसा आया हुआ है ये सरकार का, ये कौन निकाल सकता है? ये निकाल सकती है संसद। एक विधेयक पारित करके संसद इसका यूज करती है। तो किस किस के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है, तो हमें बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भारत की संचित निधि के अंदर जो प्राप्तियां हमने जो इकट्ठा किया है पैसा, वो कैसे निकाल सकते हैं और किस किस से काम इसको लिया जाता है, किसके अंतर्गत इसको व्यय किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे करें, हम कैसे निकालें इसके। तो सरकार ने क्या कानून बना रखा है? एक विनियोग विधेयक हमें पारित करके इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और इसको निकालने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद ही मतलब एक विनियोग विधेयक पारित करके इसको किसी काम के लिए यूज कर सकती है। तो हम बात कर लेते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किसी भी कार्य के लिए मतलब जो इस पूंजी का यूज किया जाता है उसको विनियोग विधेयक पारित करके हमें निकाल सकते हैं। क्या करके निकाल सकते हैं? पारित करके निकाल सकते हैं। आगे हमें बात कर लेते हैं। एक तो ये इस तरह से निकाला जाता है, और दूसरा तरीका क्या है? एक तो विनियोग विधेयक हो गया, इसके द्वारा निकाला जा सकता है। और दूसरा कौन सा रहेगा? एक होगा लेखा अनुदान। लेखा अनुदान के द्वारा एक विधेयक होगा लेखा अनुदान के नाम से। लेखा अनुदान विधेयक इसके द्वारा निकाला जाता है। और एक होता है तीसरा, क्या होता है? अंतरिम बजट बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? अंतरिम बजट। उसके द्वारा निकाला जाता है। इसकी हमें बात कर लेते हैं। अंतरिम बजट, ये तीनों अलग कैसे हैं? अलग कैसे हैं मतलब आपस में? विनियोग विधेयक तो हम मतलब जो सरकार चल रही है अच्छे से सब कुछ चल रहा है फिलहाल है, जैसे अब चल रही है सरकार वैसे चल रही है ना, मतलब कोई और चुनाव वगैरह हो रहे हैं ना, मतलब कोई लोकसभा हमारी भंग हुई है। तो हमें अभी जो फिलहाल है इसके किसी भी तरह के इसमें, इसके बाद हम बात करेंगे ये किस किस खर्चे के लिए यूज किया जाता है। तो हमें जिस खर्चे के लिए यूज करने के लिए निकालते हैं, सरकार सही से चल रही है तो हम क्या करेंगे? विनियोग विधेयक पारित करके हमें इसकी राशि को खर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं, हम लेखा अनुदान क्या होता है? जब हम विनियोग विधेयक पारित करके मतलब किसी खर्च जो राशि निकालते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, जैसे मतलब अभी कोई सरकार नहीं चल रही फिलहाल, क्या नहीं चल रही है? कोई सरकार नहीं चल रही है, और हम चाहते हैं कि, और ना ही मतलब जो बजट है हमारा वो तैयार हुआ है फरवरी से पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेखा अनुदान से राशि निकालें।
लेखानुदान के अंदर हम क्या करेंगे कि बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो, जैसे बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, जैसे अप्रैल के अंदर बजट प्रक्रिया पूरी होती है या फरवरी, और इसके बीच में जो टाइम रहता है और हमारे पास क्या नहीं रहता है, विनियोग विधेयक हमें उस टाइम में पारित नहीं कर पाते, तो हमें किसके द्वारा, लेखानुदान के द्वारा इस राशि को निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत, हमें बजट की प्रक्रिया पूरी ना हुई हो, बजट की प्रक्रिया पूरी ना हुई हो, पूरी ना हुई हो, और इसके अंतर्गत क्या है, हमें व्ययों के लिए ही इसको उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, व्ययों के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसको हम क्या करते सकते हैं, स्थायी सरकार चल रही है या नहीं चल रही, स्थायी और अस्थायी दोनों सरकार के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए, हमें स्थायी व अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। लेखा अनुदान का हमें क्या कर सकते हैं, स्थायी और अस्थायी सरकार दोनों ही ना हो फिर भी हमें निकाल सकते हैं, व्ययों के लिए ही ये सिर्फ यूज होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आंतरिक बजट क्या है। अगर चुनाव का टाइम चल रहा है और उस टाइम मतलब क्या है, हम विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पा रहे, चुनाव के टाइम में जो बीच का जो टाइम होता है चुनाव के और नए सरकार के बनने के बीच में, और हमें पैसा चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हम इन दिनों दोनों तरफ से ही हमें निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक अंतरिम बजट पारित करके क्या कर सकते हैं, अंतरिम बजट पारित करके हमें व्यय निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, लेखा अनुदान और इसके अंतर्गत अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर सिर्फ व्यय आता है और इसके अंदर क्या, व्यय और प्राप्तियां दोनों के लिए ये यूज होता है। व्ययों व प्राप्तियों, अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो भी हमें संचित निधि के अंदर उसको डाल सकते हैं, तो व्यय और प्राप्ति दोनों के लिए यूज होता है अंतरिम बजट है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा संचित निधि व्यय किसके लिए यूज की जाती है। तो हम बात करते हैं, एक तो रहेगा जो बड़े बड़े हैं उनके ऊपर ध्यान दो, जैसे राष्ट्रपति, न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही बात है, और उच्च न्यायालय बोला जाता है जो स्टेट के ऊपर होता है, उनके न्यायाधीशों और उनको, और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का वेतन कहाँ से निकल के आता है, भारत की संचित निधि से यूज होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, संचित निधि का यूज, संचित निधि से व्यय, ये पॉइंट हमें लिखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, किस किस के लिए यूज होता है, ये 7 आइटमों के लिए यूज होता है, टोटल है 7। एक लिखेंगे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और वह सब कुछ आएगा, राष्ट्रपति का जो व्यय होता है, राष्ट्रपति वेतन, वेतन भत्ते मतलब ऑल कुछ जो भी इसको मिलता है एक्स्ट्रा, वो सभी किसके यूज होता है, राष्ट्रपति से, संचित निधि से यूज होगा, राष्ट्रपति का वेतन वगैरह। अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं लिखेंगे हम, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन, मतलब ये इसको उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता, राज्यसभा का उपसभापति होने के नाते इसको क्या मिलता है, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, इसका भी वेतन और भत्ते जो भी है कुछ भी वो सब है कहां से, संचित निधि से निकलते हैं। तीसरा आता है लोकसभा, क्या होता है लोकसभा, इस राज्यसभा के अंदर तो हो गया उपसभापति, उस तरह से लोकसभा के अंदर होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का ही वेतन और भत्ते यहाँ से निकलते हैं। 4th नंबर पर हमें बात कर लेते हैं किसकी, हमें न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन,
और 5 नंबर पे क्या करेंगे, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते भी किसके अंतर्गत से निकाले जाते हैं, इस भारत की संचित निधि के से ही यूज किए जाते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक और पोस्ट कौन सी रहेगी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, भारत का नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया था, क्या होता है का वेतन, महालेखा परीक्षक का वेतन, या भाई संविधान के अंदर या किसी के अंदर जो हमारे सरकार के ऊपर व्यय है या हमने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो उसको चुकाना हो तो वो हमारे संचित निधि पर भारित हो तो उसको निकालेंगे हमें। इस तरह से हमें संचित निधि से का व्यय कर सकते हैं। तो आज हमने कवर किया था संचित निधि क्या होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, इसके अंदर कौन कौन से राजस्व है वो किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, कौन सी फील्ड से इकट्ठा हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमने किया था इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, और लास्ट में हमने किया था कि इसको व्यय कैसे कर सकते हैं। वैसे तो देखने को एक छोटा सा टॉपिक दिखता है जिसमें क्या याद करें, आज हमने पढ़ के देखा है, देखो कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसी तरह एग्जाम के अंदर इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और वही हमारा गलत हो जाता है। तो हमें कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ो, टॉपिक को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चाहे हम उस टाइम पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, बाद में तो वो याद होगा ही, समझ में आए ही आएगा 100%। तो जब तक टॉपिक को मत छोड़ना, जब तक वो क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़ना, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो उसी तरह से आगे ही हम टॉपिक को इस तरह बीच बीच में छोड़ते चलते हैं और बाद में हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता। उस टाइम हमें लगता है कि हमें इतना सिलेबस से पढ़ना है तो हमें उसी तरह से हमें उसको छोड़ते जाते हैं और हमें फिर क्लियर न होने की वजह से हमारे पेपर के अंदर क्या आ जाता है, क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता है। तो हम पढ़े ना तो कोई भी छोटा हो या बड़ा टॉपिक हो उसको पूरा निचोड़ के साथ पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ही ना जरूरत है, ना पढ़े। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।